हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों को कल से ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं फिर से आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड 10th क्लास 2027 जिनको एग्जाम देना उनके लिए हम एक चैप्टर फिर से लेकर के आए हैं, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया था भारत से हम क्या सीखें, और उसके बाद आपका चौथा चैप्टर जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब नाखून क्यों बढ़ते हैं यह चैप्टर आप लोगों के सामने आज मैं लेकर के आया हूं। तो इसमें जानने से पहले मैं यह बता देता हूं कि ऐसे विद्यार्थी जो 2027 में एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा मजेदार वीडियो होने वाला है। उन लोगों के लिए मजेदार इसलिए होने वाली है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस गद्यांश कहिए, मतलब कहानी का सारांश कहिए, सब कुछ देखने के लिए आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। एक वीडियो के माध्यम से आपको पूर्ण रूप से एक चैप्टर की तैयारी हो सकती है। जितना यहाँ पढ़ा दिया जाएगा उससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछने वाले भी। तो आप लोग थोड़ा सा इसी प्रकार से ध्यान से बने रहिएगा। पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है जिनका नाम है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो पहले जानिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछना शुरू कर दे रहे हैं और देखिए किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। अगर आपसे पूछ देता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह गद्य की कौन सी विधा है, यह कहानी है कि निबंध है कि भाषण है कि ललित रचना है, तो आपको बोलना है कि ललित रचना है। तो अब यहाँ पर ललित रचना कहिए या ललित निबंध कहिए, निबंध अलग होता है और ललित निबंध अलग होता है। अब बात आती है कि निबंध क्या होता है, सब ललित निबंध क्या होता है। तो निबंध जो होता है और ललित निबंध जो होता है दोनों में काफी अंतर है। निबंध ललित निबंध में क्या अंतर है कि जो हम लोगों के जन्म से जुड़ा हुआ चीज है उसके बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ललित निबंध। जैसा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह नाखून जो है हम लोगों के जन्म से जुड़ा हुआ है। तो नाखून जो जन्म से हम लोगों को जुड़ा हुआ है इसके बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं तो यह आपका है ललित निबंध। लेकिन अगर यही गाय पर लिखने के लिए कह देता, भैंस पर लिखने के लिए कह देता, कुत्ता पर कह दे, बिल्ली पर कह दे, ये हम लोगों के जन्म से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए यह कहलाएगा निबंध। और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यह कहलाएगा ललित निबंध। अब इसके बारे में जानिए कि नाखून क्यों, तो देखिए यहाँ पर नाखून बढ़ाया गया, इसी के बारे में बताया गया है। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को लेखक परिचय करवा देता हूँ। अभी हम कहानी का सारांश शुरू नहीं करेंगे, पहले मैं आप लोगों को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन का परिचय करवाते हैं। ये है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब इनके जीवन का पहले परिचय आप लोग हो लीजिए कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। ये सब से भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे ऑब्जेक्टिव बन भी सकते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। और इनका जन्म कहाँ हुआ है छोटो, तो आप लोग बता सकते हैं कि इनका जन्म हुआ है आरत दुबे के छपरा बलिया यूपी में। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। किनका, द्विवेदी प्रसाद जी का। कहते हैं कि साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिमिति है। द्विवेदी जी भारतवर्ष के संस्कृति के बारे में, इतिहास के बारे में रचना किए हैं। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला, ये सब भाषाओं के बारे में, इतिहास साहित्य के बारे में, संस्कृति के बारे में, धर्म दर्शन के बारे में, ज्ञान विज्ञान के बारे में भी वर्णन करते हैं। इसके बाद बताया जाता है कि अब कुछ कुछ मानवतावादी सर्जना आलोचना की क्षमता को लेकर के प्रकट हुए, ज्ञान का बोध भी किए हैं। ढाल बना करके ऐसा संसार में रचना की अपने सामने उपस्थित करते हैं, विचार प्रस्तुत करते हैं ललित निबंध के माध्यम से, जिसमें एक कबीर जी, तुलसीदास जी, रविंद्रनाथ जी, ये सब एकाकर हो उठते, चिंतित हो उठते। अब इनकी संस्कृति के बारे में क्या 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 रचना किए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुछ रचना किए हैं। रचना क्या किए हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है निबंध संग्रह। क्या लिखा हुआ है, निबंध संग्रह। अब निबंध संग्रह में सबसे पहला निबंध का नाम है अशोक के फूल। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि अशोक के फूल, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अशोक के फूल
किनकी प्रमुख रचना है, तो बोलना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगर आपसे पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि कल्पलता किनकी रचना है, तो फिर से आप बता सकते हैं कि कल्पलता भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगर आपसे इसके बाद पूछा जाए कि विचार और वितर्क के रचना किसके द्वारा किया गया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। विचार प्रवाह आलोक पर्व, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि आलोक पर्व किनकी प्रमुख कृतियां हैं। हो सकता है शायद आप लोग के समय भी पूछ दे कि आलोक पर्व किनकी प्रमुख कृतियां हैं, तो आप लोग आंसर लगाइएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसके बाद लिखा गया प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। फिर उपन्यास लिखे इसके बाद, इसका नाम है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्नरवा, आनंददास का पोथा, ये सब इनके द्वारा उपन्यास लिखा गया था। फिर आलोचना साहित्य इतिहास, सुर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन, बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य। फिर हिंदी साहित्य के बारे में बताए, हिंदी साहित्य की भूमिका के बारे में बताए, विकास के बारे में। देखिए इसके बाद यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व भारती शांति निकेतन की स्थापना किसने किया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और यह भी पूछा गया एग्जाम में, कराइए आप थोड़ा सा, पृथ्वीराज रासो की भाषा, यह भी पूछा गया एग्जाम में कि किनकी प्रमुख रचना है, तो इसके बारे में बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यानी यह भी लिखा जो गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ही लिखा। अभी देखिए वैसे विद्यार्थी जिनको लग रहा है कि कुछ इनके बारे में हम थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव जान लेते, तो वो तो पहले जो लिखा गया था वो एक किताब की दृष्टि से लिखा गया। अभी यहाँ पर जो लिखा जा रहा है एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट के जैसा लिखा गया। तो जिनको लग रहा है कि इनके बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारियां ले लेना चाहते हैं, तो वो स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी के फर्स्ट पेज में इसे नोट पॉइंट में बना सकते हैं। नोट पॉइंट में ऐसे लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूरा नाम क्या था, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके बचपन का नाम क्या था, तो वैद्यनाथ द्विवेदी। एग्जाम में पूछ सकता है। अगर इनका पूछा जाए कि जन्म कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो आरत दुबे के छपरा बलिया यूपी में। इसके बाद देखिए इनका निधन कब हुआ था, तो 19 मई 1979 ईस्वी को। कहाँ में, तो दिल्ली में। कहाँ में हुआ था, दिल्ली में। अब किसके कारण, तो ब्रेन ट्यूमर के कारण। इनके पिता का नाम क्या था, तो पंडित अनमोल द्विवेदी। वे संस्कृत के ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। यानी कि इनके जो पिताजी थे वो ज्योतिष थे और विद्वान थे। ठीक है, माता का नाम क्या था, तो श्रीमती ज्योतिषमती देवी, ज्योति कली देवी या ज्योति कली देवी बोल सकते। अब देखिए इतना सारा कुछ पढ़ लिए हैं, तो इतना पढ़ने के बाद हम अब आप लोगों को शुरू करने वाले हैं इस कहानी का सारांश। अभी तक जो बच्चे नहीं जुड़े होंगे कृपया कर जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, बताइए कि हिंदी वाले अनिल सर आप लोगों के सामने फिर से एक चैप्टर लेकर के आ गए हैं जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए क्या क्या बताया गया पहले समझ। एक बार की बात है कि लेखक जब अपने घर पे सुबह सुबह बैठे हुए थे, तो लेखक की सबसे छोटी प्यारी बेटी इनके पास प्रश्न लेके पहुंची। इनकी बेटी, तो लेखक की बेटी, इन्हीं की बेटी पहुंची और पहुंच कर छोटी बेटी एक प्रश्न की। और प्रश्न क्या की कि पिताजी हम लोगों के पास जो है नाखून है, आखिर नाखून बढ़ता क्यों है। तो ये तो राइटर है, लेखक है, लेकिन फिर भी इस प्रश्न के उत्तर देने में असमर्थ हो गए और असमर्थ होकर कहते हैं, उसको समझाते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। आंसर ये नहीं दे पाए, असमंजस में पड़ गए, लेकिन अपने प्यारी बिटिया को समझाए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह एक कहा जाए अगर अपनी भाषा में कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके बारे में यह बता सकते हैं कि यह एक सहजात वृत्तियां हैं। यह एक क्या है, सहजात वृत्तियां हैं, क्योंकि यह हम लोगों के जन्म से जुड़ा हुआ है। इतना ही बताए और अपनी प्यारी बिटिया को यह समझाए कि देखो बेटी, जब पहले के लोग जब वन मानुष थे, वन मानुष का मतलब हुआ वन में जंगल में रहने वाला मनुष्य। तो जब पहले के मनुष्य जंगल में रहते थे, तो उनके पास अपने प्रतिद्वंदियों, अब कहिएगा सर प्रतिद्वंदियों के मतलब क्या होता है, तो प्रतिद्वंदियों के मतलब दुश्मन। जब जंगल में वन मानुष रहते थे,
तो अपने दुश्मन से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उस समय के मनुष्य के पास जो अस्त्र होते थे उसका नाम था नख और उसका नाम था दंड। नख को हम लोग नाखून भी समझते और दंत को हम लोग दांत समझते, यानी नख को नाखून और दंत को दांत। यानी पहले के जो मनुष्य जंगल में रहते थे उनके पास दो ही हथियार थे। पहला हथियार का नाम है नाखून, दूसरा हथियार का नाम है दांत। इसी दो हथियार के दम पर सहायता से पहले के लोग अपने दुश्मन से रक्षा प्राप्त करते। तो लेखक अपने बेटिया को समझाते हैं कि देखिए, जब पहले के मनुष्य अपने जंगल में रहते थे अपने से दुश्मन से रक्षा प्राप्त करने के लिए इसे बढ़ाते थे, और वही आजकल के मनुष्य जो इसे बढ़ाते नहीं है। तो कहते हैं कब की बढ़ाते हैं, तो कहते हैं लेखक कि आज से लाखों वर्ष पहले के मनुष्य जब जंगल में रहते थे तो वो सज के सवार के बहुत ज्यादा नाखून को बढ़ाने पर ध्यान देते थे। और जब कोई बच्चा अगर अपने नाखून को काट लेता था तो उनके माता पिता उसे बहुत डांटते थे कि आपको नाखून काटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप नाखून काट लेते हैं और अगर हम जंगल में शिकार करने के लिए निकल जाते हैं तो तुम अपने दुश्मन से रक्षा कैसे प्रदान करोगे। इसलिए उनके माता पिता डांटते थे कि नाखून को काटना नहीं चाहिए। लेकिन आज वही देखिए उल्टा समय आ गया। अगर आज कोई बच्चा अपने नाखून बढ़ाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं पहले वाले वीडियो में, ये है नाखून। अगर इस तरह से नाखून को बढ़ाता है तो उनके माता पिता डांटते हैं कि नाखून बढ़ाना बिल्कुल गलत बात है। तो बात आती है कि आखिर डांटते क्यों हैं, तो डांटने के पीछे वजह यह है कि आजकल के जो मनुष्य हैं उनको नाखून की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मनुष्य के पास नाखून से भी बेहतरीन बेहतरीन अस्त्र शस्त्र उसके पास उपलब्ध हैं, आ चुके हैं। जब कल्पना करिए कि मेरे पास अगर फोर व्हीलर रहे तो हम साइकिल से क्यों चल सकते हैं, नहीं ना। तो उसी प्रकार से जब मेरे पास बढ़िया बढ़िया अस्त्र शस्त्र आ गए हैं तो हम नाखून को क्यों बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे। इसलिए आजकल के जो मनुष्य है वो नाखून को काटते रहते हैं। तो कहते हैं लेखक कि देखिए, पहले के लोग इससे बढ़ा रहे थे इसकी जरूरत थी, लेकिन आजकल के लोग इससे काट रहे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। तो जब मनुष्य जंगल में रहते थे बंदर की तरह, तो देखा यह गया कि मनुष्य गते गते आगे जब बढ़ा तो देखता है कि मनुष्य अपने शरीर के अंग के अलावा बाहरी वस्तु का सहारा लेने लगा। अब बाहरी वस्तु का सहारा किसका लिया, तो बाहरी वस्तु का सहारा लेने के लिए पत्थर को फेंका, वृक्ष की डाले के सहारा लिया। तो देखा कि श्री रामचंद्र की जो वानर सेना है वो इसी का सहायता ले रहा है। तो लगा कि हम लोग भी इसका सहायता ले सकते हैं, तो इसकी सहायता लिया और मनुष्य आगे बढ़ा। उसके बाद राजा ब्रज के दधीचि मुनियों के ब्रज के हथियार बनाए, यानी हड्डियों का हथियार बनाए। मनुष्य आगे और बढ़ा। तो उस समय यह देखा गया कि असुरों के पास लोहे के अस्त्र शस्त्र कहिए, घोड़ा कहिए, और हाँ इस तरह से और कुछ को अस्त्र शस्त्र भी थे, लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं भी थे। तो जिनके पास अस्त्र शस्त्र घोड़ा नहीं होते थे वो युद्ध में हार जाते थे, और जिनके पास अस्त्र शस्त्र लोहा के होते थे वो युद्ध में जीत जाते थे। तो लोगों को लगा कि अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम लोगों की इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है, इसलिए मनुष्य आगे बढ़ा और इसका अपने जीवन में उपयोग करने लगा। जब आगे बढ़ा मनुष्य तो बढ़ने के उपरांत यह किया कि इसका आगे बढ़ाते बढ़ाते लोहा के अस्त्र शस्त्र भी उपयोग करने लगा। इसके अलावा मनुष्य बंदूक पर विश्वास किया, पित्तल वाले गोली पर विश्वास किया, और लास्ट में एटम बम पटक देगा एक बार में स्वाहा, एक बार में देश के देश तबाह हो जाए। वैसे वैसे बम पर मनुष्य विश्वास किया और आगे बढ़ते गए। जब बढ़ते जा रहा था मनुष्य को कहा यह गया कि पहले उस समय एक देश थे, उसका नाम था गौड़ देश। कौन सा देश जी, गौड़ देश। तो गौड़ देश के जो लोग थे तो वहां के लोग बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे। एग्जाम में पूछ सकता आप लोगों से, छोटो ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थी लोग, अगर आपसे पूछ दे कि कहाँ के लोग बड़े बड़े नाखून को पसंद करते तो बोलना है गौड़ देश के लोग। और अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ के लोग छोटे छोटे नाक को पसंद करते थे तो दक्षिण भारत के लोग छोटे छोटे नाक को पसंद करते। तो उस समय मनोरंजन के रूप में नाखून का उपयोग कर रहे थे। अब नाखून का उपयोग मनोरंजन के रूप में कैसे कर रहे थे, तो मनुष्य ये जो नाखून है ना
इसको कोई त्रिकोण ऐसे काट लिया, कोई ऐसे वृत्ताकार काट लिया, कोई ऐसे चतुर्भुजाकार काट लिया। काट करके इस पर मोम रगड़ते थे और मोम रगड़ के इसे चिकना करते थे और अलता कर, जिससे हम लोग लाल रंग, स्त्री लोग जो हमारे गांव के जो महिला लोग होती है वो अपने पैर सब रंगने में सहायता लेती, तो अलता रंग से इसे रंगते थे और रंग करके इसका उपयोग करते थे। ऐसा सब करके मनुष्य आगे बढ़ा। जब आगे मनुष्य बढ़ा तो देखा कि आपका भारत जो देश है वो गुलाम था। तो जब भारत देश गुलाम था, बोला कि जब हम लोगों के पास इतने सारे अस्त्र शस्त्र हैं तो हम लोग भी जीत ही सकते हैं। मनुष्य को अस्त्र पर विश्वास बढ़ते गया, मनुष्य आगे बढ़ते गया। बढ़ने के बाद आपके देश में युद्ध हुआ था। फिर 15 अगस्त 1947 को आपका भारत देश आजाद। जब भारत देश आजाद हुआ तब अंग्रेजों ने इसे इंडिपेंडेंस का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है अधीनता। तो भारतवासी को लगा कि जब हमारा भारत देश आजाद हो ही गया है तो इसे अधीनता में क्यों बांधे। भारतवासी तुरंत इसके बारे में विचार किया और विचार कर करके इसे तुरंत बदलने की कोशिश की। अब बदलने की कोशिश क्या किया कि स्व के बंधन में बांधा। स्व के बंधन के मतलब स्वाधीनता में बदल दिया। किससे बदल दिया? स्वाधीनता में, कि हम लोगों स्व के बंधन में, अपने आप के बंधन में, इस प्रकार से स्वाधीनता में बदला। उसके बाद जब मनुष्य आगे बढ़ा, जब आपका देश आजाद हुआ, आगे मनुष्य बढ़ते गया, गते गते उसके पास ज्ञान आते गए। तो उस समय बड़े बड़े नेता लोग कहें कि अब जब आपका देश आजाद हो गया है तो यहाँ के लोगों को सुख मिलना चाहिए। तो सुख कैसे मिलेगा? तो कुछ बड़े बड़े नेता लोग को कहना था कि उत्पादक बढ़ाना पड़ेगा, कल कारखाना बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ के लोगों को सुख। कौन कौन बच्चा जुड़ा है अभी तक? तो कहते हैं कि सुख प्राप्त करने के लिए, मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए कल कारखाना की वृद्धि करना पड़ेगा, बाहरी उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। कोने से घूमते घूमते एक बूढ़ा आदमी आए, वो कहते हैं कि सभी मनुष्य तो ऐसा सा बोलिए रहा है, लेकिन ध्यान ये देना कि अपने मन से क्रोध को दूर करो, द्वेष को दूर करो, मिथ्या की बात सोचो, प्रेम की बात सोचो, कष्ट को दूर करो। जब तक ये सब बात नहीं समझेगा तब तक यहाँ के लोगों को सुख प्राप्त होने वाला नहीं। तो बूढ़ा आदमी के साथ बात उनको गलत लगा होगा, तुरंत तो बूढ़ा आदमी को गोली मार दिया और बेचारे वहीं पर बेचारे तड़प तड़प के वो क्या हो गए, मर गए। जब मर गए तो कहते हैं कि आगे जब कहानी बढ़ाया जा रहा है तो कहा ही जा रहा है कि उस समय वहां पर घूमते घूमते फिर कालिदास आए। कालिदास कहते हैं कि देखिए, आप लोग जो कुछ कर रहे हैं कर ही रहे हैं, लेकिन जितने भी पुराने सामान है सब खराब नहीं होते, सब नए सामान अच्छे नहीं होते। हम लोगों को जांच पड़ताल भी कर लेना चाहिए कि कौन हमारे हित के लिए अच्छा है और कौन हमारे हित के लिए खराब। जब तक आप जांच पड़ताल नहीं कर पाते हैं तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए गलत है। ये बात कौन कहे? तो कालिदास। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि किसका कथन था कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सभी नए खराब नहीं होते, किस तरह से पूछ सकता है? इसके बारे में बोलना है कि कालिदास से बात बोले थे। उसके बाद जब मनुष्य आगे बढ़ा, स्व के बंधन में बंधा, तो लगा कि हम लोग मनुष्य जो जाति है बंदरिया से काफी अलग है। बंदर का है उछलना कूदना, हम लोगों के पास ज्ञान है तो हम लोग को बंदर से अलग कर्म करना चाहिए। इसलिए मनुष्य उसके बारे में विचार किया। विचार करके मनुष्य जब आगे बढ़ा तो सोचा कि अब हम लोग को कल कारखाना बढ़ ही रहा है, उत्पादक बढ़वे करेगा, लगता है कि हम लोगों को अब सुख मिलेगा। तो कहते हैं कि अगर आप लोगों को सफलता प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है? सफलता। तो सफलता प्राप्त करने के लिए आप लोगों को बाहरी वस्तुओं का भी उपयोग करना होगा तथा अस्त्र शस्त्र का संचयन करना होगा। जब तक अस्त्र शस्त्र का संचयन नहीं करिएगा तब तक किसी से लड़िएगा नहीं, और लड़िएगा नहीं तो जीतिएगा नहीं, और जब जितवे नहीं करिएगा तब कैसे आपको सफलता मिलने वाली है? सफलता प्राप्त करने के लिए आपको लोहा के अस्त्र शस्त्र का संचयन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद कहते चरितार्थ। अगर किसी के चरित्र जानना है तो जानने के लिए
हमको उससे प्रेम करना होगा। जब तक प्रेम नहीं करेंगे तब तक हम किसी का चित्र भी जान सकते नहीं है। इस प्रकार से लेखक बताए और बताने के उपरांत कहते हैं कि हम लोगों के पास ईश्वर के द्वारा ऐसे बहुत सी शक्तियां दी गई है जो अनजानी स्मृतियां है नाखून के अलावा। तो क्या क्या ऐसे अनजानी स्मृतियां हैं? तो पहला नाखून जो हर 3 दिन पर बढ़ जाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि नाखून ऐसे निर्लज अपराधी है जो हर 3 दिन पर, देखिए अभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि नाखून हर कितने दिन पर बढ़ जाते हैं, तो आपको बोलना है कि 3 दिन पर। कितने दिन पर छोटो? 3 दिन पर। तो नाखून हर 3 दिन पर बढ़ जाते हैं और हम लोग उससे काटते हैं। देखा करते कि नाखून एक निर्लज अपराधी है, बेलज है, इसको कितना हूं डांटिए, कितना हूं दंड दीजिए, तो चुपचाप स्वीकार करेगा, लेकिन कभी भी बढ़ना छोड़ने वाला नहीं है। 3 दिन के बाद फिर छूटते ही जैसे दंड दिया स्वीकार करेगा और फिर छूटते ही अपने समय पर यह हाजिर है। इसका नाम है नाखून। और इसके बाद नाखून हाजिर हो जाएगा, फिर काटेंगे, फिर बढ़ेगा। इसके बाद कहते हैं कि पलक, आंख, ये आंख का जो पलक है ये अपने से गिरेगा, अपने से उठेगा। इसके बाद दिल का धड़कना, ये दिल धड़क रहा अपने से, रुकेगा भी अपने से। ये सब हमारे पास अनजाने से। इसके बाद है केस, ये जो हम लोग बाल झाड़े हुए, बाल बढ़ाए हुए, ये अपने से बढ़ेगा, हम लोग काटते रहेंगे, वो बढ़ते रहेगा। तो कहते हैं कि नाखून एक ऐसा निर्लज अपराधी, कम वक्त कि कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ने दे, तो उसे बढ़ने नहीं देंगे। नाखून का काम है बढ़ना और हम लोगों का काम है उसे काटना। तो देख रहे हैं कि नाखून आज भी हम लोगों के पास बढ़ते जा रहा है, हम लोग आज भी इसे काट रहे हैं। और लेखक कहते हैं कि अगर आज काट ले तो ठीक बात है, क्योंकि हम लोगों को आज नाखून की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोगों के पास नाखून से भी कई गुना खतरनाक मजबूत हथियार आ चुके हैं। तो नाखून का उपयोग क्यों करेंगे? अगर कोई मनुष्य आज भी इसे फैशन के दौर में उपयोग करते हैं तो वह मनुष्य जो है, मानव जो है, वह पशु का रूप लिए हुए है। यानी नख बढ़ाना किसका प्रमाण देता है? पशु का। और अगर कोई मनुष्य नख बढ़ा लिया तो पशु का प्रमाण दे रहा है, अगर इसे काट लिया तो वो मानव का प्रमाण देता है। तो कल्पना करिए, जो भी अगर नाखून बढ़ा रहे होंगे कृपया कर काट ले, क्योंकि नख बढ़ाना, ये समझ रहे हैं, इस प्रकार से अगर नाखून बढ़े रहिएगा, जहां किसी को ऐसे लगाइएगा, खींच दीजिएगा तो खींचा जाएगा। और जब हम लोग छोटे भी थे तो अपने जीवन में जब बाल अवस्था में हम लोग होंगे, किसी से लड़ झगड़ जाते होंगे बचपन वाले अवस्था में, तब किसी के ऐसा मुंह को ऐसा बखोर लेते होंगे एकदम भूत के जैसा, या दांती काट लेते होंगे बचपन में। लेकिन अब हम लोग लड़ेंगे तो ना किसी को मुंह कान बखोरेंगे और ना ही किसी को दांती काट, क्योंकि हम लोगों के पास इतना बढ़िया बढ़िया हाथ है, फैट है, मार देंगे फेंका जाएगा ही प्रदेश, है कि नहीं? तो गते गते हम लोगों के पास अस्त्र बढ़ते गए, हम लोग इस पर विश्वास छोड़ते गए, कि इसकी अब कोई आवश्यकता है ही नहीं। इससे बढ़िया जब हथियार आ गया तो क्यों बढ़ाएंगे? तो कम वक्त नाखून आज भी बढ़ते जा रहे हैं, यह ईश्वर का देन है। तो लेखक कहते हैं कि देखिए, पहले पहले के जो मनुष्य थे वो बंदर की तरह थे, उनकी एक पूंछ भी होती थी, लेकिन आने वाले समय में मनुष्य की पूंछ अपने आप झड़ गई। तो हम विश्वास कर सकते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य की पूंछ अपने आप झड़ गई, उसी प्रकार से आने वाले समय में मनुष्य के नाखून भी अपने आप क्या हो जाएंगे? झड़ जाएंगे, क्योंकि मनुष्य को नाखून की आवश्यकता नहीं है। तो हमें भी लग रहा है पहले जितना मात्रा में लोग का नाखून मजबूत होता था, उतना मात्रा में आजकल के लोगों का नाखून मजबूत नहीं होता है। अपने दादा के अगर नाखून को, पैर के नाखून को अंगूठा वाले को नेल कटर से मारेगा, नेल कटर टूटने की गारंटी रहती है, बहुत चांस बनता है कि नेल कटर टूट जाएगा। लेकिन आजकल के लोगों को नाखून इतना मुलायम है कि हाथे से काटे से करके नाखून नाखून से तोड़ सकते। तो कहते हैं कि कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ने दें, हम लोग उसे बढ़ने नहीं देंगे। इसी प्रकार से नाखून के बारे में बताया गया कि नाखून का काम है बढ़ना और हम लोगों का काम है काटना, और यह हम लोगों के बस की बात नहीं, किससे रोक सकते हैं? यह ईश्वर का देन है। यह अनजानी स्मृतियां हैं, अनजान में बढ़ते जा रही है और हम लोग उसे काटते जा रहे हैं। यही थी आपकी चैप्टर जिसका नाम था नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इतना सारा आपको हम इस वीडियो में बताए कहानी के माध्यम से। ऐसे बहुत से टीचर आपको पढ़ाएंगे लाइव क्लास में, देखिएगा कि बहुत बड़ा सा कहानी ले आएंगे, अंडरलाइन कर करके लाइन बाय लाइन समझा रहे हैं। तब जिनको याद ही नहीं वो क्या ऐसे पढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ ऐसे ही पढ़ा जा रहा है आप लोगों को।
ये सब उन्हीं के बारे में बताए। अब जो भी विद्यार्थी अगर उस समय से ध्यान से अगर देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो अगर उनसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना चाहें, तो अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो हमें विश्वास है कि आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी पूर्वक दे सकते हैं। अब जो यहाँ अगर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, समझिए कि वो एग्जाम में भी बना सकते। ऐसा नहीं कि यहाँ बनेगा और वहां नहीं बनेगा। यहाँ पूछेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था कब, और वहां पूछ देगा वाल्मीकि का जन्म हुआ था कब। जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वही वहां पूछा भी जाएगा। तो यहाँ अगर आप पढ़ ले रहे हैं, एक तरह से समझिए कि आपका ये सेट भी प्रैक्टिस हो जा रहा है। अगर आप लाइव क्लास में जुड़े हुए रहते हैं, एक एक वीडियो आप देंगे, एक एक प्रश्न आप देखते रहेंगे, हम यहाँ प्रश्न पढ़ेंगे, पूछेंगे, ऑप्शन देंगे, जब तक कि अगर आपको लगे कि ना हमें इस प्रश्न का उत्तर याद है, तो आप इससे टिक आउट भी कर सकते हैं, आंसर में टिक लगा भी सकते हैं। इससे आपको यह भी मालूम चलेगा कि हम पढ़े तो कितना हमें याद हुआ, कितना हमें नहीं याद हुआ। अगर हमें याद नहीं हो रहा तब क्यों याद नहीं हो रहा है, तब रहिएगा यहाँ, ध्यान रखिएगा कहीं और कहाँ जा रही थी, वो मिले थे, तो सब बात लन फन सोचिएगा तब फिर तो आपको याद आने वाली है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, कहता पुराने शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार पूंछ झड़ गई है। किस पंक्ति का है? तो अभी हम नाखून क्यों बढ़ते चैप्टर में बता रहे थे आप लोगों को कि पहले के जो मनुष्य थे वो वन मानुष थे, बंदर की तरह मनुष्य थे। पहले के मनुष्य जब जंगल में रहते थे तो उस समय उनके पास पूंछ भी होती थी, लेकिन पूंछ अपने आप झड़ गई। तो लेखक विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार से अपने आप मनुष्य की पूंछ झड़ गई, आने वाले समय में मनुष्य के नाखून भी अपने आप झड़ जाएंगे, क्योंकि मनुष्य के नाखून की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह कौन से पाठ से लिया गया है? तो नाखून क्यों बढ़ता है इसी पाठ से लिया गया। सेकंड प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस पाठ के विद्या निबंध है? यानी यहाँ पर जो बताया गया इस पाठ में कौन सा पाठ आपका निबंध है, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर मछली भारत माता, ये आपका कहानी है, ये भी आपका कहानी है, ये आपका कविता है, तो यही आपका निबंध है। इसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ को आधार कर दे। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ये और भी दोनों। सिर्फ सब पुराने और नए सिर्फ अच्छे होते हैं, ये बात गलत है। यही सही है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। हम लोगों को जांच पड़ताल करना चाहिए कि कौन हमारे हित के लिए अच्छा है और कौन हमारे हित के लिए खराब है। आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न संख्या 4, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिला? तो नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिला? तो कामसूत्र में मिला। किसमें मिला जी? कामसूत्र में मिला नाखून का इतिहास। आगे देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीएलटी की उपाधि किस विश्वविद्यालय से ली? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का जहां ये बारे में बताए थे, वर्णन किया। कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से? देखिए हम कुछ देर पहले आप लोगों को वीडियो में जब कहानी पढ़ा रहे थे तो समझा रहे थे कि जो पहले के मनुष्य होते थे वह अपने नाक को, मतलब नाखून को मनोरंजन के रूप में उपयोग करते थे। और उपयोग किस रूप में करते थे? कभी कभी बैठे रहने को उपरांत से त्रिकोण काटे, तंतुल काटे, वर्तुलाकार काटे, इस तरह से काट करके और उस पर मोम रगड़ के चिकना करते थे, ताकि अपने दुश्मन अगर आए तो आराम से सर से सब होके फड़ से खींच, और उस पर ऐसे आलता रंग भी लगाने का काम करते थे। तो इसमें आपका आंसर नख हो। अब देखिए लगले आ ही गया अगला प्रश्न, अलतक का अर्थ क्या होता है? तो अलतक मतलब आलता। आलता एक प्रकार का तेल होता है। ऐसा कोई नहीं समझेगा कि आलता तेल होता है, नहीं, आलता रंग होता है, तेल नहीं होता है। आलता रंग होता है, हल्दी में नहीं होता है, साबुन में नहीं होता। आलता रंग है जो पैर रंगने में काम देता है। शादी ब्याह होगा तो आप लोग का भी रंग आएगा। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार किस रचना पर मिला था? देखिए हमें कहानी में नहीं बताए थे, लेकिन आप लोग जान जाइए, यह जो लिखे थे आलोक पर्व, हम बताए थे कि आलोक पर्व बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। तो आलोक पर्व पर इनको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, यानी पहले के जो मनुष्य थे उनका अस्त्र शस्त्र क्या था बताइए?
दांत था कि नाखून है कि पैर है कि पत्थर के औजार है। तो सबसे पहले के लोग जब जंगल में रह रहे थे तो अपने दुश्मन से रक्षा प्राप्त करने के लिए उस समय अपने जीवन में किसका सहारा ले रहे थे? तो अपने जीवन में नाखून का ही सहारा ले रहे थे। नाखून के माध्यम से ही किसी से लड़ते झगड़ते थे। बाद फिर पत्थर पर आए थे, लकड़ी के अस्त्र पर आए, हड्डी पर आए, फिर लोहे के अस्त्र जैसे लोहा के रड वगैरह देखे। आर्यों का पास था, तो आर्यों के पास क्या था? तो लोहा के अस्त्र शस्त्र है था, घोड़ा है था, मट्टी का घर है था। इनमें से सभी सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ऐसा किसने कहा? बताइए आप लोग, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन चारों देखिए। ऐसा कालिदास ने कहा। नाकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? यानी जो मनुष्य पहले के नाक पर भरोसा करते थे, वह मनुष्य आजकल किस पर भरोसा करते हैं? बंदूक पर, कि लोहे के विभिन्न हथियार पर, कि एटम बम पर, कि लाठी पर। सोचिए, बंदूक से एक बार में एक गोली चलाइएगा, यो के मारिएगा, सामने 9 गोली मारिएगा लगातार, 106 गोली मारिएगा लगातार एकदम। लाठी से एक लाठी एक बार में खींच दीजिएगा। लोहा के और भी रड से मारना चाहिए, मार दीजिएगा। लेकिन एटम बम पर सबसे ज्यादा, एटम बम एकदम बम में पटका गया, स्वाहा। आगे देखिए, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख का सहानुभूति के साथ देखता है। तो बात तो खैर सही है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हो। आज धरती पर कमाने वाला सिर्फ मनुष्य है, खाने वाला सब लोग। तो मनुष्य कौन बताए थे? बताइएगा आप लोग। कितने बढ़िया प्रश्न दिया गया है। महावीर स्वामी बताए, कि गौतम बुद्ध बताए, कि कालिदास बताए, कि वात्स्यायन बताए। कितना तो आपको याद रखिए। अब हम बता रहे ये दोनों में से कोई एक थे। अब इतना भी अगर आप लोग नहीं बता पाइएगा तो फिर दिक्कत है। हम दो में से एकदम 50-50 पर लिया है कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दो में से कोई। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है, ये भी हम छोड़ रहे हैं आप लोगों के, क्योंकि जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं और उसके निबंधकार का नाम आपको पता नहीं है, इसका मतलब समझिए कि आप समझ नहीं रहे। अगर आप समझते रहते तो बता सकते हैं कि इसके लेखक कौन है, इसके निबंधकार कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया? आलोचना, उपन्यास, कहानी, निबंध। तो इसे कहानी के रूप में नहीं लिखे, उपन्यास के रूप में नहीं लिखे थे। बताइए कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ये भी आप ही लोग बताइए। अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा, माटी की मूर्तें, हिंदी साहित्य का आदिकाल, यही होना चाहिए। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं था। किस लेखक की पंक्ति? पुराने का मोह हम लोगों से छूट रहा है। अभी तो हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यही तो होंगे। ऐसा तो नहीं है कि जेकर बारे में नहीं पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा आप लोग भी सोच सकते हैं कि अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इनके बारे में तो पढ़े नहीं है, इनके बारे में पढ़े नहीं है, तो कैसे इनके बारे में प्रश्न दे सकता है इस चैप्टर से? तो आपका इस चैप्टर के अनुसार आंसर है। तो आप लोग भी सोचिए, इस पर ध्यान दीजिए। कवि द्विवेदी जी के निर्लज अपराधी किसे कहा है? बताए थे कि नाखून को ये बेलज मानते थे। कहते थे कि ऐसा बेलज है कि आज काटिए और फिर तीसरा दिन समय पर हाजिर है। हम लोग काटने में परेशान है और बढ़ने में परेशान है, और दोनों कर्म में हम लोग लगे हुए हैं। कामसूत्र किसकी रचना है? बताइए। पतंजलि, पतंजलि, पतंजलि रामदेव बाबा का यहाँ जरूरत है। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? साबुन कहीं नहीं होगा, महावर नहीं होगा, दर्पण नहीं होगा। देखिए शिक्षक, चिकना समझिए, चिकना करने के लिए आपको मोम चाहिए, जो उंगली लगड़ते थे लोग नाखून। महाभारत क्या है? महाभारत उपन्यास है कि कहानी है कि शास्त्र है कि पुराण है? ये भी आप लोग बताइए। महाभारत की चर्चा कौन नहीं जानता? हर कोई महाभारत रामायण, पहले के बुजुर्ग आदमी ये सब बहुत देखते थे। आजकल भी गांव में कहीं कहीं रामायण महाभारत चलते रहता है, लोग को थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलता है। ये भी देखिए, हम कहानी में बताए थे कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। गौड़ देश, कैकय, पानिक, गांधार।
ये सब तो ऐसे किसी का नाम लग रहा है जी, यही तो वो देश लगल है, बाकी सब तो नामे लग रहा है कि कोई मनुष्य का नाम दे दिया, स्त्री का नाम दे दिया। शिक्षक क्या है, अभी ना कुछ देर पहले बताया शिक्षक क्या है, बार बार एक ही आ जाता है। कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? तब बड़ा बताए थे गौर, तो छोटा में दक्षिणार्थ है, ये वाला बताए थे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है बताइए? भावात्मक, विवेचनात्मक, विवरणात्मक कि ललित? मैं विश्वास है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे ही दीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, फटाक से बोलिए। ऑप्शन ए सही है। दधीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का ब्रज की त्रिशूल की तलवार? अब कल नहीं, हड्डिया जो है, हड्डिया से तलवार बनाएगा तब बनेगा, त्रिशूल बनाएगा तब बनेगा आपका इंद्र का ब्रज। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का कि सफलता का, क्या सफलता का? ये सब नहीं समझिए, इतना समझिए कि हम लोग मनुष्य जो है, हम लोग के पास अंध सहजात वृत्ति का ही देने के चलो उसे जान के नहीं बढ़ता। हम लोग की इच्छा है कि नाखून बढ़े, नहीं, काटने में और टाइम लगता है। इतना तो हम लोग बेरोजगार है नहीं कि दिन भर एकरे में लगल रहेंगे, एक काटिया साफ करे, ओकरा से अच्छा यही है अब बढ़ता जाए, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था या कब हुआ है? तो 1907 ईस्वी। कहाँ में हुआ ये भी आपको हम बता चुके। किनका जन्म हुआ था? आरत दुबे के छपड़ा बलिया, यूपी में। आगे देख, इतना सारा मेहनत किया गया, देख रंग बिरंग कलर से लिखना, टाइपिंग करना, इतना सारा ऑब्जेक्टिव लाना, सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देना, बहुत कठिन काम है, लेकिन हम आप लोगों के लिए इतना सारा कठिन परिश्रम कर रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? अभी कुछ देर पहले बताए थे, बलिया, उत्तर प्रदेश। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? कहानी में नहीं हम हाथी की चर्चा किए हैं, नहीं भालू की इस पाठ में चर्चा किए हैं, नहीं शेर की चर्चा किए हैं, लेकिन बताए थे कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं। तो ये आपका बंदरी है, तो बंदर बंदरिया नहीं करेगा। देवताओं का राजा किसे किन्हें संबोधित किया गया है? तो देवताओं का राजा ब्रज, महादेव की, विष्णु की, ब्रह्मा। फिर आप लोग बताइएगा, हम जान रहे हैं। इसके बाद देखिए, नाक है मतलब नाखून किसका प्रतीक है? आप लोग को तो हम बताए थे कि अगर आजकल भी कोई मनुष्य नाखून को बढ़ा रहा है तो समझिए कि मनुष्य का प्रतीक बन रहा है कि जानवर का प्रतीक। तो वो पशु का प्रतीक है, मानव नहीं। मानव नाखून काहे बढ़ाएगा जी? ओकरा किसको भौंकना है? पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किनकी रचना है? अभी इस चैप्टर में है, याद रखिएगा, इसी के बारे में भुलाइएगा नहीं, इसी के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि दी गई थी? 57 या 59? आप लोग बताइए, यही दो ऑप्शन है। अशोक के फूल किनकी रचना है? चारों में से यही होगा। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। एक आध दो प्रश्न हम आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, आप लोग उसे बनाने की कोशिश करिएगा। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता के, किस सभ्यता के, कि पाशवी वृत्ति के, किस सौंदर्य के? आप लोग बताइए इसका आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? यह भी हम बता चुके, हम हल्का सा हिंट दे रहे हैं। कहाँ में हुआ था? जहाँ भारत राजधानी नई दिल्ली थी, तो बता ही दिए। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियां को, स्व के बंधन को, तो सभी को। हम बताए कि मनुष्य के पास जो नाखून है वह एक अनजानी स्मृति। द्विवेदी जी ने जिसे किससे कितना हल्का प्रश्न है, जब हम कहानी शुरू किए थे उसी समय बताए थे आप लोगों को कि लेखक जब बैठे हुए थे सुबह सुबह, इनकी छोटी बेटी आई थी और इनसे पूछी थी कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो यह प्रश्न छोटी लड़की ने रखी थी। और प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, कितना ऑब्जेक्टिव आएगा जी? नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बुद्ध ने सबसे बड़े चीज किससे माना है? सबसे बड़ा धरती पर है प्रेम। प्रेम से किसी को भी आप जीत सकते, तो जीत लिए फिर कहने नहीं।
बिना धरती पर किसी के दिल जीतने कोई उपाय है? देखिए तो सर्वे में टिक लग गया है, बिना टिक लगैले टिक लगल है। लित निबंध क्या है? लित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं? अगर ऐसे कर दे तो सर्वे में हो जाएगा टिक। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? आगे देखिए, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह भी है नाखून क्यों। आनंद दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? टिको लग गया जी, लग रहा है भगवान जी का टिक लगा रहे हैं। आलोक पर्व शीर्षक संग्रह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है? वास्तविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का, कि मानव शक्ति का, कि विज्ञान शक्ति? वाला आंसर होगा। पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये ऑब्जेक्टिव है कि 50 लगता है कि है ऑब्जेक्टिव खाली, तो सब्जेक्टिव बाकी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो ललित निबंध है। गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? तो छोटे नख को, बड़े बड़े नख को। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? वास्तविक वृत्ति। बाप रे, का बंधन शुभ शुभ आ गया। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? दयनीय जीव किसे कहा है बताइएगा? अल्पज्ञ पिता को, अल्पज्ञ माँ को, अल्पज्ञ भाई को, अल्पज्ञ बहन को। तो सब ये वाला कॉमन हो गया, कहाँ जा रहा है ये? इसमें सब तो एक कॉमन मिल गया, बाकी उधर से टिक लगा लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि अब हम लोगों का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया है। अब सब्जेक्टिव में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव अगर देखे होंगे, 50 से 51 ऑब्जेक्टिव लगभग आपसे हम पूछ लिए इस चैप्टर से सिर्फ। अब इसी तरह से 50-50 ऑब्जेक्टिव अगर करते चलेंगे तो काफी ज्यादा हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम की दृष्टि से कवर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, और तीनों यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और तीनों का उत्तर भी दिया गया। वैसे विद्यार्थी जो इससे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे आएंगे। अब मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता? तो हम बताए थे कि मनुष्य को नाखून की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मनुष्य अब नाखून को बढ़ाता। चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, फिर से इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कितना स्पष्ट दिख रहा है आप लोगों को? आराम से इसे घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं एग्जाम की। हम लोगों के समय ऐसा नहीं होता था कि घर बैठे एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। लोगों के समय बड़े बड़े मोबाइल नहीं हुआ करते थे, इस तरह से वीडियो नहीं आया करते थे यूट्यूब पर। यूट्यूब पर लोग गाना ही सुनने का काम करते थे, और यूट्यूब का कहिए उसमें मेमोरी कार्ड है वो होता था, जिसके माध्यम से लोग मोबाइल लगा के गाना सुनते थे। आजकल तो मत कहिए, बहुत सुविधा बढ़ गया है। छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न, अगर जो विद्यार्थी इसके बारे में जानना चाहते हैं उत्तर, तो उत्तर स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं कॉपी में। जैसा कि प्रश्न दिया कि नख बढ़ाना और नख काटना कैसे मनुष्य की जात वृत्तियां, इनका क्या अभिप्राय है? तो हम बताए थे कि मनुष्य के शरीर में कुछ सजात वृत्तियां होती रहती है। जैसे नाखून बढ़ रहा है, सजात वृत्तियां। केस का बढ़ना, काटना, यानी नाखून का काम है बढ़ना, हम लोगों का काम है काटना। लेखक क्यों पूछता कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पछता क्यों मनुष्य क्यों? तो इसलिए पूछा था क्योंकि अगर हम लोग नाखून को बढ़ा रहे हैं तो पशु का फरमान देते थे पहले। तो लोग नाखून को क्यों बढ़ाते थे? तो अपने सुरक्षा के लिए। तो हम लोग आज इतने बढ़िया बढ़िया अस्त्र शस्त्र का उपयोग कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? तो अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई मारने के लिए आएगा, हम किसी से लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे, तो अपने उससे रक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं, इसीलिए ना। आगे देखेंगे, देश की आजादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या है? हम बताए थे कि जब का भारत देश आजाद होता था, अंग्रेजों ने इसे किसका नाम दिया था? इंडिपेंडेंस का। और इंडिपेंडेंस मतलब होता है अनधीनता। तब भारतवासी उसमें स्व जोड़ा था और स्वाधीनता में बदला था।
और लेखक ने किस प्रसंग में कहा कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकते? तो लेखक ने पुरानी परंपराओं के बारे में प्रसंग से यह कहा, अभिप्राय उसका यह था कि जितना भी सब कुछ पुराना है सब अच्छा नहीं है और सब नया खराब नहीं है। जैसे कि मरे संतान को गोद में दबाए रखने वाले बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं हो। अब कल्पना करिए कि कोई अगर बच्चा मर गया ओकरा गोद में दबा के रखले रहिएगा, न ज्ञान के कारण ना, बच्चा को गोद में दबा कर रखले जिंदा हो जाएगा। लेकिन आजकल के लोग ऐसे हैं देखावटी, जब कोई मर गया पूरा पटक पटक के सिर रो रहे हैं, अब मालूम चला कि जिंदा में से वो नहीं कर। आगे देखिए 10वां प्रश्न, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? तो स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है कि जब हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तब अंग्रेजों ने नाम दिया जिसका पता नहीं था। तब भारतवासी ने इसमें स्व के बंधन को जोड़े और जोड़ करके इसे स्वाधीनता में बनाए। निबंध में लेखक ने किस बुढ़े का जिक्र किया है? तो देखिए महात्मा गांधी जी का जिक्र किया गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है इस। वह बताए थे कि बाहरी की चौकाचौंध के बजाय भीतर की ओर देखिए, मन से हिंसा को क्रोध को त्यागिए और प्रेम की बात करिए। और स्व के बंधन में मनुष्य को बांधने के लिए महात्मा गांधी जी को टपका दिया गया था। मनुष्य के पूंछ की तरह नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जागती है? उनके मन में आशा यही जाग रहा था कि जिस तरह से हम लोगों यह देख रहे हैं कि पहले के मनुष्य बंदर की तरह होते थे, उनके पास पूंछ होती थी, लेकिन पूंछ झड़ गए, तो आने वाले समय में मनुष्य के पास न पूंछ है तो है ही नहीं है। आने वाले समय मनुष्य के पास न नाखून होंगे न बाल होंगे, जो कि इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए छोटू आप लोग। तो अब आपका चैप्टर खत्म होने वाला है, अब सिर्फ व्याख्या वाला बचल होगा। सिर्फ काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे पर नीले अपराधी की भांति फिर छूटते समिंद पर हाजिर। हम बताए थे कि लेखक जो है नाखून के बारे में यह बता रहे थे कि नाखून एक ऐसा निर्लज अपराधी है कि अगर हम इसे देखते हैं तो आज है 3 दिन बाद बढ़ गया, काट रहे हैं फिर बढ़ रहा है। हम लोग का काम है काटना, इसका काम है बढ़ना। हम लोग काट देंगे फिर समय पर हाजिर है। क्या देखिए मैं मनुष्य के नाखून को देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। निराश इसलिए होते हैं कि आज नाखून की आवश्यकता है ही नहीं, तो नाखून पार्श्व वृत्ति बढ़ावा देता, आखिर बढ़ता क्यों है? तो सब भगवान की लीला है। कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। मनुष्य उससे बढ़ने क्यों नहीं देगा? क्योंकि मनुष्य उसे काट रहा है, उससे बढ़ाना नहीं चाहता। उससे कई गुना घातक हथियार मनुष्य के पास आ गया है। क्या भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट से हम दूर हैं। वाह बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका चैप्टर खत्म। यहाँ तक आप लोग पढ़ लिए चौथा चैप्टर, बोले तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यहाँ तक मैं आप लोगों को आज खत्म फिर से कर दिए। अब जो विद्यार्थी अगर जुड़े हुए होंगे, अब यहाँ तक लगभग पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, यानी 1 से लेकर 4 पार्ट तक आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव खत्म कर दिया। कितना तैयारी बेहतरीन कराया जा रहा है, इतना बेहतरीन तैयारी कहीं आपको मिलने के लिए नहीं। पैसा भी लगाने पर आपको ऐसा बेहतरीन तैयारी नहीं मिली, इतना रंग बिरंग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलने वाला नहीं है। यह सिर्फ यही मिलेगा सीएल से ऑनलाइन क्लासेस पटना पर। तो आपका चैप्टर हो गया खत्म। चलिए जहां हम लोग थे वहीं आ गए। नाखून क्यों बढ़ते यहाँ से शुरू किए थे, यहीं पर फिर हम लोग आ गए, क्योंकि यह चैप्टर अब हो गया खत्म। इससे जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे हम लोग बना ही लिए, सब्जेक्टिव भी हम लोग समझ ही लिए। इसके बाद कहानी के बारे में कुछ जानकारियां ले ही लिए। तो इस तरह से इस चैप्टर को संपूर्ण हम लोग तैयारी कर चुके हैं। अब हम लोग का इंतजार है अगले वीडियो के लिए कि अब अगला वीडियो कब आएगा। तो फिर कुछ ही दिन के बाद आप लोगों के सामने हम फिर से हिंदी के शिक्षक अनिल सर आप लोगों को फिर अगला चैप्टर लेकर के हम आएंगे, जिसका नाम है नागरिक लिपि। अब नागरिक लिपि अगले क्लास में हम 5वां चैप्टर लेकर के आएंगे। उसके बारे में भी आप लोगों को हम ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस कहानी सब के बारे में हम फिर से बताएंगे, चर्चा करेंगे बारीकी की तरह से, ताकि आप लोगों को फिर से एक वीडियो शॉर्ट के माध्यम से पूर्ण रूप से आपको जानकारी मिल सके कहानी के बारे में। और एक ही वीडियो ध्यान देना है, उसी पे मात्र सब व्यवस्था आपको मिलेगा देखने के लिए, ऑब्जेक्टिव सभी तरह से तैयारी।
तो जो भी बच्चे आज तक अभी तक जो जुड़े हुए थे उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने दोस्तों को शेयर करिए, बताइए उन्हें कि देखिए इस प्रकार से इतने बेहतरीन तैयारी कराया जा रहा है सीएल ऑनलाइन क्लासेस पटना में। तो आज की क्लास अब समाप्त।